हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो आई हुई है उससे संबंधित हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। आपके पेपर में हिंदी से 37 प्रश्न आने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो को अंत तक वॉच करना। आज की इस वीडियो में मैं उन प्रश्नों को लाया हूं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं या किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं। और मैं ऐसी आपको आशा देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं तो आपको आज की इस वीडियो से 4 से 5 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। 4 से 5 प्रश्न तो आज की इस वीडियो से आपको जरूर देखने को मिलेंगे या फिर इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे वो प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो छोटे से छोटे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, इस प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको एक प्रश्न से 4 प्रश्न तैयार करा दूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं, गुरुमुखी में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है, रोमन में लिखी जाती है या फिर अरबी में लिखी जाती है। तो बात करते हैं हिंदी भाषा की लिपि की, तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इससे संबंधित आपको पूछा जा सकता है कि पंजाबी भाषा कौन सी भाषा में कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी हमारी लिखी जाती है गुरुमुखी में। फिर बात करते हैं अंग्रेजी की, अंग्रेजी हमारी रोमन में लिखी जाती है और अरबी उर्दू में लिखी जाती है। यानी कि अरबी का उर्दू हो गया, रोमन अंग्रेजी और गुरुमुखी होती है हमारी पंजाबी। बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की, जिस शब्द की उत्पत्ति के बारे में उचित प्रमाण ना हो वे शब्द क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन तद्भव शब्द, दूसरा ऑप्शन देशज शब्द, तीसरा ऑप्शन विदेशज शब्द और चौथा ऑप्शन संकर शब्द। तो बात कर लेते हैं वो शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में प्रमाण नहीं होता है वे कहलाते हैं हमारे देशज शब्द। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आपसे देशज शब्द से या तो कोई शब्द देकर पूछ लेगा या फिर आपसे किसी शब्द का बारे में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है या फिर कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरे प्रश्न की बात करें, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो इससे संबंधित मैं आपको एक और परिभाषा बताऊंगा। पहले बात करते हैं समास, दूसरा ऑप्शन है छंद, तीसरा ऑप्शन है संधि और चौथा ऑप्शन है अव्यय। तो बात करते हैं जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और नया सार्थक शब्द बनता है तो वो होता है हमारा समास। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब भी हमारे शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं दो या दो से अधिक तो वो कहलाता है समास। लेकिन जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं, वर्ण मिलकर जब नया वर्ण बनाते हैं, नए जब वर्णों का संयोग होकर नया शब्द बनता है तो वो हमारी कहलाती है संधि। इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपसे या तो पूछ लेगा कि जब शब्दों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा समास। और जब वर्णों को मिलाकर नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है उसे कहते हैं संधि। बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की, तिकोना शब्द में कौन सा समास है? तो समास से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा प्रश्न में। पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन अव्ययी भाव समास और चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास। तो तिकोना शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है, 3 कोनों वाला। पहला शब्द हमारा संख्या के बारे में बात कर रहा है यानी कि द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न के बाद अब हम बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? यानी कि जो हमारा मधुर शब्द दिया गया है वो हमें बताया गया है कि विशेषण है। अब इसको हमें भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है तो कौन सा प्रत्यय लगाना है? प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं। पहला ऑप्शन त्वा, दूसरा ऑप्शन ता, तीसरा ऑप्शन तम और चौथा ऑप्शन पन। तो बात करते हैं मधुर शब्द में जब हम ता प्रत्यय लगाते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। भाववाचक संज्ञा हमारी कौन सी होती है? तो भाववाचक हमारी संज्ञा वे होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा हो गया, मधुरता हो गया, बचपन हो गया, ये सभी हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं छठे प्रश्न की, त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है? त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन द्विगु समास,
तीसरा ऑप्शन अव्ययी भाव समास और चौथा ऑप्शन बहुव्रीहि समास। तो त्रिलोचन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे हम 3 नयनों वाला, अर्थात हमारे महादेव की बात हो रही है। जब दो शब्दों के अर्थ किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। छठे प्रश्न का सही उत्तर हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। छठे प्रश्न के बाद चलिए बात कर लेते हैं हम सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न हमें दिया गया है अध्यापक शब्द में संज्ञा है, यानी कि हमें अध्यापक शब्द दिया गया है और हमसे पूछा गया है संज्ञा। संज्ञा से एक प्रश्न आपको और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 प्रश्न आपको संज्ञा से संबंधित मिल जाएंगे। या तो आपका जातिवाचक संज्ञा पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, या आपसे भाववाचक संज्ञा से पूछा जाएगा। यही आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार रिपीट होती हैं। और जब जातिवाचक संज्ञा पूछा जाएगा तो आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपको बहुत ही ध्यान से जातिवाचक संज्ञा को पढ़कर जाना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा है अध्यापक शब्द में, दूसरा ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा है, या फिर तीसरा ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा है, या ये कोई सी नहीं है, कोई अन्य ही संज्ञा दी गई है। तो अध्यापक शब्द जब भी हम बात करते हैं कि एक जैसे बहुत सारे हों, अब मान लीजिए अध्यापक, तो अध्यापक हर जगह पे बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो हमारा एक जाति विशेष को बताता है। और अगर हम किसी का नाम ले देते हैं तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, किंतु यहाँ पर अध्यापक तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा, जातिवाचक संज्ञा। अब बात कर लेते हैं हम आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है एल्यूमिनियम शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसके आप एक बात याद रखना, दूध, दही, घी, एल्यूमिनियम, पानी, ये सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा के। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आठवें प्रश्न के बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं नौवें प्रश्न की। नौवें प्रश्न हमसे पूछा गया है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तो समास करते टाइम आपको केवल संधि विच्छेद करना है, उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि समास कौन सा है। पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन अव्ययी भाव समास और चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास। तो नीलांबर का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नीला प्लस अंबर, यानी कि नीला है जो अंबर। तो यहां पर हमारा होगा कर्मधारय समास सही ऑप्शन। जब भी किसी की विशेषता बताता है तो वो हमारा कर्मधारय समास कहलाता है, अर्थात यहाँ पर आकाश की विशेषता बताई जा रही कि वो कैसा है, तो वो नीला है। बात कर लेते हैं हम जल्दी से 10वें प्रश्न के बारे में। किस समास में 2 पद मिलकर एक नया अर्थ स्पष्ट करते हैं या नया अर्थ प्रकट करते हैं। पहला ऑप्शन बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन कर्मधारय समास और चौथा ऑप्शन तत्पुरुष समास। बात कर लेते हैं जब 2 पद मिलते हैं और नया अर्थ प्रकट करते हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, वो करते हैं बहुव्रीहि समास में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। अब बात कर लेते हैं हम 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है श्री गणेश का विलोम शब्द है। इस प्रश्न के आपके पेपर में आने के 99% चांस हैं, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है और छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपके एग्जाम्स में भी आने का पूरा इसका चांस है। पहला ऑप्शन विनाश, दूसरा ऑप्शन इतिश्री, तीसरा ऑप्शन श्री राधा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इति श्री। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर आपको अगर श्री गणेश नहीं दिया होगा तो आपका पूछा जाएगा कि अथ का विलोम क्या होता है। तो अथ का विलोम होता है इति, ये ध्यान रखना है। अथ का विलोम आपसे पूछा जाएगा, अथ का विलोम इति होता है। इतना देकर आपसे पूछ लिया जाएगा पेपर में, अगर आपसे श्री गणेश नहीं पूछा जाएगा तो, या फिर दे दिया जाएगा इति का विलोम क्या होता है, या कह दिया जाएगा अथ का विलोम क्या होता है। तो अथ और इति हमारे श्री गणेश से संबंधित होते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम 12वें प्रश्न की। वर्ण ई और बड़ी ई का उच्चारण क्या होता है। पहला ऑप्शन कंठ से, दूसरा ऑप्शन मूर्धन्य से, तीसरा ऑप्शन तालव्य से और चौथा ऑप्शन ओठ से। डबल स्टार बना लीजिए, ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। ई और ई का उच्चारण स्थान होता है हमारा तालव्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का
सही उत्तर हो जाएगा। उच्चारण स्थान के बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो मैंने यूपी टेट नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं 13वें प्रश्न की, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन विस्तार, दूसरा ऑप्शन विक्षेप, तीसरा ऑप्शन विग्रह, चौथा ऑप्शन संक्षेप। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा संक्षेप। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 14वें प्रश्न की, ऋजु का विलोम क्या होगा। यह प्रश्न अभी अभी एक पेपर में पूछा गया था, शायद यूपी SSC पैट के पेपर में भी आया था और यूपी टेट में भी ये प्रश्न शायद रिपीट हुआ था। पहला ऑप्शन है त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है घेरा, तीसरा ऑप्शन है गोला और चौथा ऑप्शन है वक्र। तो ऋजु का विलोम आपको ध्यान रखना है, ऋजु का विलोम होता है वक्र। अब जैसे बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो एग्जामिनर सोचेगा ऋजु का विलोम तो सबको पता होगा कि वक्र होता है, वो वहां पर देगा वक्र का विलोम क्या होता है, वो वहां पर इसको चेंज कर देगा, ऋजु की जगह वक्र कर देगा। वक्र का विलोम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, चाहे ऋजु का विलोम वक्र पूछे या वक्र का विलोम पूछे तो ऋजु हो जाएगा। ऐसे करके आपको पढ़ना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न है, रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कौन है, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन तमाचा है, दूसरा ऑप्शन नेहा है, तीसरा ऑप्शन रमेश है और चौथा ऑप्शन गाल है। तो जो भी कार्य करता है वही हमारा कर्ता कहलाता है, यानी कि जो क्रिया करता है। यहाँ पे मारेगा कौन, तो वो मारेगा रमेश, तो कर्ता हो जाएगा हमारा रमेश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से बात कर लेते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में होता है। यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन में कि हमारी से विभक्ति होगी और किस रूप में प्रयोग होगी, तो वो होगी साधन के रूप में। ऑप्शन देखते हैं, कर्ता का, दूसरा ऑप्शन अपादान, तीसरा संप्रदान और चौथा कर्ण। तो बात करते हैं हम, से विभक्ति हमारी एक तो अपादान में प्रयोग होती है और एक कर्ण कारक में होती है। बाकी कर्ता ने यानी कि ने विभक्ति होती है और संप्रदान में होती है के लिए, दान करने के लिए, यानी कि के लिए विभक्ति प्रयुक्त होती है किसी वस्तु का दान जब हम करते हैं। तो इनको ना रख करके हम जानते हैं अपादान। अपादान में से विभक्ति तो प्रयोग होती है किंतु वो होती है अलगाव के लिए, यानी कि दूर होने के लिए। किसी चीज से कोई चीज जब अलगाव होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, यानी कि पेड़ से पत्ता टूट गया, अलग हो गया। अब बच्चा हमारा कर्णकारक, वही सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इस कर्ण कारक में जो से विभक्ति प्रयोग होती है वो होती है हमारी साधन के रूप में। जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, यानी कि साधन क्या था हमारा, कुल्हाड़ी। बात कर लेते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन ब्राह्मी लिपि, दूसरा ऑप्शन खरोष्ठी लिपि, तीसरा ऑप्शन देवनागरी लिपि और चौथा ऑप्शन सिंधु। तो बात करते हैं, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 18वें प्रश्न की। विनय व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो इसका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, वो होता है हमारा विस्मयवाचक चिन्ह, यानी कि जिसको हम याद कर सकते हैं उल्टे आई के रूप में, यानी कि आई को उल्टा करके रूप लिख दो, वो हमारा विस्मयवाचक चिन्ह होता है जिसमें हम प्रयोग करते हैं विनय व्यंग या उपहास को व्यक्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको जो विराम चिन्ह है उसमें सबसे ज्यादा देखना है हंस पूर्णक, यानी कि हंस बोधक बोलते हैं जिसे, त्रुटि बोधक, जिसे कैप की तरह लगा देते हैं हम, और ऊपर हमसे कोई बीच में दो अक्षरों के बीच में कुछ छूट जाता है तो हम कैप की तरह उसको लगाकर और ऊपर लिख देते हैं। तो ये हमारा होता है त्रुटि बोधक या हंस बोधक चिन्ह। और एक आपको लाघव चिन्ह ध्यान रखना है जिसका प्रयोग होता है जीरो की तरह, तो ये होता है हमारा लाघव चिन्ह। जैसे डॉक्टर लिखते हैं हम तो बाद में जो जीरो लगाते हैं, तो ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। इनको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 19वां प्रश्न, दो विपरीत शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि जब दो विपरीत शब्द होते हैं उनके बीच में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन योजक, दूसरा ऑप्शन विस्मयादि, तीसरा ऑप्शन अल्पविराम और चौथा ऑप्शन अर्धविराम। तो दो विपरीत के बीच में चिन्ह प्रयोग होता है हमारा योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए योजक चिन्ह।
19वें प्रश्न के बाद अब हम बात कर लेते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, किस रस को रसराज कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन श्रृंगार रस, दूसरा ऑप्शन वीर रस, तीसरा ऑप्शन हास्य रस और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो रसराज हमारा कहा जाता है श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंगार रस हमारा रसराज, रसों का रसपति और सबसे बड़ा रस श्रृंगार रस कहलाता है। बात कर लेते हैं 21वें प्रश्न की। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, आपका आने के पूरे चांसेस है। पहला ऑप्शन बंगाल में, दूसरा ऑप्शन राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन गुजरात में और चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र में। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको बहुत ही कम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में कराया होगा। बात कर लेते हैं हम 22वें प्रश्न की। यारालाबा को कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये कहलाते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यारालाबा हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है तो 4 होती है। बात कर लेते हैं 23वें प्रश्न की। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारे हिंदी में लिंग होते हैं 2 और संस्कृत में होते हैं 3। पहला ऑप्शन गृह, दूसरा ऑप्शन चंदन, तीसरा ऑप्शन पता, चौथा ऑप्शन सभा। तो गृह प्रवेश, गृह हम घर को बोलते हैं तो पुरुषलिंग, चंदन भी हमारा पुरुषलिंग, पता भी हमारा पुरुषलिंग और जो सभा होती है वो हमारी स्त्रीलिंग होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपको यहाँ पर भी देखना होगा दुख, गरिमा, लेख या स्पर्श, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा हो जाएगा गरिमा। ऑप्शन नंबर बी 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 24वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 25वें प्रश्न की। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो रस हमारे श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा है। पहला ऑप्शन उत्साह रस, दूसरा ऑप्शन शोक रस, तीसरा ऑप्शन हास्य रस और चौथा ऑप्शन रति रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम 26वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी से आपको ध्यान रखना है और कवि शब्द बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए बहुत बार आपका पूछा जाता है। तो कवि शब्द हमारा कवि का होता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अगर हम बात करेंगे तो कवि से लोग ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि कवि इस प्रकार से लिखा जाता है तो वो कहते हैं कि कवि यत्री तो होगा, लेकिन वो वर्तनी नहीं देखते हैं। तो कवि जब हम लिखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कब लिखते हैं, फिर कवि का यानी कि कब करके कवियत्री लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं 27वें प्रश्न की। कन्यादान में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन द्विगु, तीसरा ऑप्शन कर्मधारय, चौथा ऑप्शन बहुब्रीहि। तो कन्यादान में हमारा समास होता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 28वें प्रश्न की। रातों रात में कौन सा समास है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही ध्यान से प्रश्न के ऑप्शन नहीं पढ़े तब। पहला ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन अव्ययीभाव समास, चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास और फिर है हमारा बहुब्रीहि समास। तीसरा ऑप्शन था कर्मधारय समास, फिर था हमारा बहुब्रीहि समास, चौथा ऑप्शन। तो रातों रात इसमें हमारा समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययीभाव समास। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहते हैं कि इसमें तो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कि रात और रात के बीच में जो चिन्ह दिया गया है वो हमारा योजक चिन्ह है, जो कि हमारा होता है द्वंद्व समास में प्रयुक्त। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह का प्रयोग दो विपरीत लोगों के बीच में जब होता है तब होता है हमारा द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता लिखिए तो हमारे दो विपरीत लोग हैं, माता स्त्रीलिंग और पिता पुरुषलिंग। जब दो भिन्न लोगों की बात हो रही तब योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, वहां पर होता है हमारा द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द है रात और रात, यहाँ पर जब भी बात होगी तो वो हमारा अव्ययी समास के अंतर्गत जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। आपसे रातों रात की जगह हाथों हाथ, लातों लात कुछ भी पूछ सकता है, तो वहां पर आपका
अव्ययीभाव समास सही उत्तर होगा जब भी एक शब्द के बीच में योजक चिन्ह होगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं 29वें प्रश्न की। कौन सा शब्द अमात्रिक है, कौन से शब्द में मात्रा नहीं दी गई है? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अमात्रिक, अमात्रिक यानी कि जिसमें कोई मात्रा नहीं है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चटपट। चटपट शब्द में कोई भी मात्रा नहीं दी गई है, बाकी सभी शब्दों में मात्रा दी गई है। यहाँ ओ की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है और यहाँ पर भी आ की मात्रा दी गई है। बात कर लेते हैं 30वें प्रश्न की। निम्न में से किसका चिन्ह शून्य होता है? तो ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि शून्य की तरह कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो वो होता है हमारा लाघव चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और हंसपद भी मैंने आपको बताया, हंसपद कैप की तरह लगता है। 31वें प्रश्न की बात, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो कवियत्री के बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है जो वर्तनी की शुद्धता आपसे पूछता है, वो है आनुषंगिक। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आनुषंगिक लिखेंगे तो उसमें ये वाला सा प्रयुक्त होता है, षटकोण वाला सा प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कौन कौन से ऑप्शन में षटकोण वाला सा है, बाकी सभी को हटा दो तो दो ऑप्शन हमारे हट जाएंगे। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा ए और एक ऑप्शन बचा सी, जिनमें षटकोण वाले सा का प्रयोग किया गया है। अब हमें देखना है कि आनुषंगिक का शुद्ध शब्द क्या होता है। तो आनुषंगिक मैं मुंह से भी बोल रहा हूं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बड़ा आ होता है स्टार्टिंग में। बात कर लेते हैं 32वें प्रश्न की। पंचमाक्षर किसे कहते हैं? पंचमाक्षर की डेफिनेशन मैं अपनी थ्योरी क्लासेस में बता चुका हूं। प्रत्येक वर्ण के 5वें अक्षर को हम पंचमाक्षर कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग यानी कि का, चा, टा, ता, पा, ये हमारे वर्ग होते हैं, जिसके अंतिम वाले शब्द को हम कहते हैं पंचमाक्षर, जो कि हमारे पंचमाक्षर दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में। या, ण, न, म, ये हमारे पांचों दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में। बात कर लेते हैं 33वें प्रश्न की। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया गया है? 9वां रस होता है हमारा शांत रस, और आचार्य भरत मुनि ने माने हैं हमारे 8 रस। तो 8 रस के अलावा 9वां रस हमारा कौन सा होता है? शांत रस। तो शांत रस को ही उन्होंने नहीं माना होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शांत रस का आपसे पूछा जा सकता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं 34वें प्रश्न की। इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है अड़ और एक होता है अड़ ढ, यानी कि जो हमारे अड़ और अढ होते हैं वो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या होती है 2। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर बी में ये वाला देखने को मिल रहा है। तो अड़ हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा, अढ दिया होता तो वो हो जाता, दोनों दिए गए होते तो दोनों हो जाते। बात करते हैं 35वें प्रश्न की। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसके जैसे बहुत सारे मिल जाए, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल मिल जाता है। राज्यपाल कई सारे होंगे तो ये हमारे हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 36वें प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी? जिसमें सभी एक विशेष प्रकार की बात करें। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों हमारे एक विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन कृष्ण, कामायनी, मिठास, लेकिन यहाँ पर मिठास शब्द हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। दूसरा है लखनऊ, आम और बुढ़ापा, बुढ़ापा हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। ममता, वकील और पुस्तक, पुस्तक हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं। हमारे पहले विकल्प में सभी शब्द संज्ञाएं जो दी गई हैं वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दी गई हैं। बात कर लेते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की, 37वें प्रश्न की। निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये प्रश्न आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि माधुरी गुणवान नायिका है, दूसरा ऑप्शन वह बुद्धिमान है, तीसरा ऑप्शन पीयूष चतुर बालक है, चौथा ऑप्शन ये रसगुल्ले मीठे हैं। तो हमें बताना है कि कौन से वाक्य में विशेषण जो दिया गया है वो अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो बात करते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माधुरी गुणवान नायिका है, क्योंकि जब भी हमारी स्त्रीलिंग की बात होती है तो वहां पर हमारा प्रयोग होगा स्त्रीलिंग विशेषण, और यहाँ पुरुषवाचक विशेषण प्रयोग किया गया है।
गुणवान की जगह गुणवती होना चाहिए था, तब हमारा सही होता। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 37 प्रश्न। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके पेपर तक आपको ऐसी धमाकेदार वीडियोस मिलने वाली हैं जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आपके पेपर को बहुत ही अच्छा करने में आपका साथ देंगी। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।